सोचो अगर कल से आपको अपनी मदर टंग, अपनी भाषा बोलने से मना कर दिया जाए। स्कूल में, पब्लिक में, कहीं भी। कैसा लगेगा? क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? अजीब लग रहा है ना सोचने में, पर ऐसा ही कुछ हुआ था फ्रांस के एक छोटे से शहर में। वेलकम बैक टू नॉटी साइड, जहां हम बोर्ड्स का रिवीजन सिंपल और एंगेजिंग बनाते हैं। आज हम क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन को अच्छे से जेड तक लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो चलो स्टोरी में जंप करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर लेते हैं, ओके? ये कहानी सेट है फ्रैंको प्रशियन वॉर के टाइम पे, यानी 1870-1871। इस वॉर में फ्रांस हार गया था और उनके दो बड़े इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स, जिनका नाम था अल्जेस और लॉरेन, वो प्रशिया के कब्जे में चले गए थे। अब आप सोचोगे प्रशिया क्या है? तो उस टाइम का प्रशिया आज का जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट मिलाकर बनता था। इस स्टोरी में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। सबसे पहले पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति, फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज कि कैसे हमारी भाषा हमारी पहचान होती है। नेक्स्ट प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब हर काम को कल पर टालने की आदत, और फिर उसका जो पछतावा होता है वो। एजुकेशन का रियल रोल क्या है, और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म लिंग्विस्टिक चौविनिज्म। इसका सीधा सा मतलब है अपनी लैंग्वेज को सबसे बेस्ट समझना और उससे दूसरों पर जबरदस्ती थोपना। स्टोरी में बेसिकली तीन मेन प्लेयर्स हैं। पहला फ्रांस, एक छोटा सा स्कूल का बच्चा जिसको पढ़ाई से ज्यादा बाहर खेलना पसंद है। दूसरे हैं एम हैमल, उसके स्ट्रिक्ट फ्रेंच टीचर जो पिछले 40 साल से उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और तीसरे हैं विलेजर्स, यानी गांव के बुजुर्ग लोग जो उस दिन एक स्पेशल रीजन से क्लास में आके बैठे थे। तो अब स्टोरी शुरू होती है फ्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस दिन सुबह फ्रांस स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था। उसे पहले से ही इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग था, यानी उसे डांट पड़ने का बहुत ज्यादा डर था। क्यों? क्योंकि उसकी टीचर एम हैमिल ने पार्टिसिपल्स के टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछने को कहा था और फ्रांस को उसका पी भी नहीं आता था। एक मोमेंट के लिए तो उसके मन में आया कि स्कूल बंक कर देता हूं। दिन इतना मस्त था, सो वार्म, सो ब्राइट, बर्ड्स की चर्पिंग और प्रुशियन सोल्जर्स की मार्चिंग, ये सब उसको पार्टिसिपल्स के बोरिंग रूल से तो कहीं ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और स्कूल की तरफ भागने लगा। रास्ते में टाउन हॉल के पास उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ देखी। पिछले 2 साल से सारी बुरी खबरें, जैसे वॉर हारने की न्यूज़ या आर्मी के ऑर्डर्स, सब वहीं से मिलती थीं। फ्रांस ने मन में सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ? अब क्या हो गया? लेकिन वो लेट हो रहा था, इसलिए रुका नहीं, चलता रहा। जब वो स्कूल पहुंचा तो सब कुछ इतना अजीब था। यूजुअली जब स्कूल शुरू होता है तो एक ग्रेट बस्टल होता है, मतलब बहुत शोर, डेस्क के खुलने बंद होने की आवाज़ें, बच्चे जोर जोर से लेसन्स रिपीट करते हैं। लेकिन आज सब कुछ एकदम क्वाइट एज संडे मॉर्निंग जैसा था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, और उसके सारे क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। वो डरते डरते क्लास में घुसा और तब उसने एक और चीज़ नोटिस की। उसके टीचर एम हैमिल ने अपने स्पेशल कपड़े पहने हुए थे। उनका ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप। ये कपड़े तो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डेज पर ही पहनते थे। और सबसे वियर्ड बात, क्लास की बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थीं, वहां आज गांव के बुजुर्ग लोग बैठे थे। ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर, पोस्टमास्टर, और सब बहुत बहुत उदास लग रहे थे। फ्रांस ये सब सोच ही रहा था कि इतने में एम हैमल अपनी चेयर पर खड़े हुए और उसी ग्रेव एंड जेंटल टोन में जिसमें उन्होंने फ्रांस को डांटा नहीं था, उन्होंने एक ऐसी अनाउंसमेंट की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। उन्होंने आगे बताया कि कल से एक नए जर्मन टीचर आ रहे हैं और ये उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है। ये सुनते ही फ्रांस को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। What a thunderclap these words were to me। बच्चों, ये लाइन एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको डबल अंडरलाइन कर लो। ये फ्रांस का शॉक और सडन रियलाइजेशन दिखाती है। अब उसको सब समझ में आ गया कि बुलेटिन बोर्ड पर यही ऑर्डर लगा था, उसका आखिरी फ्रेंच लेसन। और इस पॉइंट से फ्रांस का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। उसे एकदम से पछतावा हुआ, रिग्रेट हुआ कि उसने अपने लेसन्स ठीक से क्यों नहीं सीखे। जिन किताबों को वो थोड़ी देर पहले न्यूसेंस यानी मुसीबत समझ रहा था, जो उसे इतनी भारी लग रही थी, अब वही बुक्स उसको ओल्ड फ्रेंड्स जैसी लगने लगी जिन्हें वो कभी छोड़ना ही नहीं चाहता था। मिस्टर हैमिल ने आगे एक्सप्लेन किया कि इसके लिए सिर्फ फ्रांस ही जिम्मेदार नहीं है, हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले तो स्टूडेंट्स जो हमेशा सोचते थे, वाह, आई विल प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो, कल कर लेंगे। फिर पेरेंट्स जो बच्चों को पढ़ाने के बजाय फार्म या मिल्स में काम पर भेज देते थे थोड़े एक्स्ट्रा पैसों के लिए।
और फिर मिस्टर हैमिल ने खुद को भी ब्लेम किया कि वो भी तो कभी-कभी बच्चों को अपने फूलों में पानी देने भेज देते थे, या जब उनका फिशिंग पर जाने का मन होता था तो स्कूल की छुट्टी कर देते थे। और यहीं पर लिंग्विस्टिक चौविनिज्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिट बैठता है। जो प्रशियन लोग थे वो अपनी जर्मन लैंग्वेज को सुपीरियर मानते थे, और इसी वजह से वो फ्रेंच लोगों पर अपनी लैंग्वेज जबरदस्ती थोप रहे थे। उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी उनसे छीन रहे थे। इसके बाद एम हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस पर एक बहुत ही पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा कि फ्रेंच दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। और फिर उन्होंने वो लाइन कही जो इस चैप्टर का दिल है, When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। मतलब जब तक गुलाम लोग अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, तब तक उनके पास अपनी जेल से आज़ाद होने की चाबी होती है। अब जरा इस मैप को देखो। ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स आप देख रहे हो ना, एल्सास और लोरेन, यहां पर ये सब हो रहा था। फ्रांस के ये 2 हिस्से अब प्रशिया यानी जर्मनी के कंट्रोल में आ चुके थे। इस विजुअल से आपको अंदाजा लगेगा कि फ्रांस और एम हैमिल के लिए सिचुएशन आखिर कितनी सीरियस थी। उस दिन क्लास में एक जादू सा हो गया। जब एम हैमिल ने ग्रामर पढ़ाया, फ्रांस को एक एक चीज समझ में आ रही थी। इट ऑल सीम सो ईजी, सो ईजी। उसने सोचा कि शायद उसने पहले कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं था, और शायद एम हैमिल ने भी कभी इतने पेशेंस से एक्सप्लेन ही नहीं किया था। तभी उसने छत पर बैठे पिजन्स को देखा और सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, इवन द पिजन्स। इसका एक डीप मीनिंग है। वो सोच रहा था कि क्या ये लोग हमारी नेचुरल आइडेंटिटी, हमारे कल्चर का हर हिस्सा छीन लेंगे? क्या ये नेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं? और अब हम आते हैं स्टोरी के क्लाइमैक्स पर। लेसन के एंड में एम हैमिल अपनी चेयर पर एकदम शांत, मोशनलेस बैठे थे और क्लास की हर चीज को ऐसे देख रहे थे जैसे उस पूरे क्लासरूम की इमेज को अपने दिमाग में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हों। सोचो जरा, पिछले 40 साल से वो उसी जगह पर थे और अगले दिन उन्हें अपना देश छोड़कर जाना था। तभी अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, और ठीक उसी मोमेंट प्रशियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स की आवाज आई जो ड्रिल से वापस लौट रहे थे। एम हैमिल अपनी चेयर से खड़े हुए, उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। फ्रांस कहता है, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। उस मोमेंट हारने के बाद भी एम हैमिल यूज बहुत बड़े, कॉन्फिडेंट और फुल ऑफ डिग्निटी लगे। हैमिल कुछ कहना चाहते थे, माय फ्रेंड्स, लेकिन उनका गला चोक्ड हो गया, आवाज ही नहीं निकली। तो वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े, एक चौक का पीस उठाया और जितनी भी ताकत उनमें बची थी उससे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वीवे ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। इसके बाद वो दीवार से अपना सर टिकाकर खड़े हो गए और बिना एक शब्द बोले हाथ से इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। तो इस पूरी स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? एग्जाम के लिए इन पॉइंट्स को याद रखना। पहला, कि हमें अपनी लैंग्वेज और कल्चर की असली वैल्यू तभी समझ आती है जब वो हमसे छीनने वाली होती है। दूसरा, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालना हमेशा पछतावे की तरफ ले जाता है। तीसरा, एजुकेशन सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है। और आखिरी, सच्ची देशभक्ति अपने कल्चर से प्यार करना है, दूसरों के कल्चर से नफरत करना बिल्कुल नहीं। इस चैप्टर के डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और की कोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बेस्ट तरीका है कि स्टोरी को एनसीईआरटी से दोबारा रीड करो और फिर नोट्स से रिवाइज करो। इससे रिटेंशन ऑटोमेटिकली बेटर होगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।